तो हेलो एवरीवन, मैं आ गया हूँ बिल्कुल ही नए वीडियो के साथ। आज हम जिस मूवी का रिव्यू और ब्रेकडाउन करने वाले हैं, जिसे दुनिया में ताकत का एक ही सिक्का चलता है, वहाँ एक नाम अपनी खामोशी से डर बनाकर उभर रहा है। एक ऐसा इंसान जिसे दुश्मन शिकार समझते थे, पर वो हमेशा शिकारी निकला। मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल ही लेटेस्ट मूवी धुरंधर के बारे में। ये मूवी इस टाइम पर फुल ट्रेंडिंग कर रही है। जिस तरह से इस मूवी का नाम धुरंधर रखा गया है, उसी तरह से इसकी स्टार कास्टिंग भी हुई है। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त और आर माधवन, अर्जुन रामपाल जैसे काफी बड़े एक्टर्स इस पूरे मूवी को एक प्योर सिनेमा के रूप में पेश करते हैं। इस मूवी की मूवी के एक्शन सीन, एक्टर्स के एक्टिंग या फिर मूवी के सीन्स को हमारे सामने प्रेजेंट करने की ये सारी चीजें मूवी के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये मूवी थिएटर्स में जाके नहीं देखी है, तो मैं ये पूरी मूवी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि आप लोग अपने घर में बैठकर इस मूवी का एंजॉय ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के विथ वन एंड ओनली सी एस सिनेपिक पे। धुरंधर मूवी की जो स्टोरी है वो मेनली साल 1999 और साल 2001 में होने वाले टेररिस्ट अटैक के ऊपर बेस्ड है। ईयर 1999 और ईयर 2001, इन दोनों सालों में इंडिया के ऊपर काफ़ी बड़े अटैक्स हुए थे, जिनमें से पहला एक प्लेन हाईजैक था और दूसरा पार्लियामेंट अटैक था। और इन अटैक्स को उन टेररिस्ट ग्रुप्स ने करवाया था जिन्हें पाकिस्तान कंट्री का बैकअप मिला था। लेकिन सारी चीज़ें जानने के बाद भी इंडिया डायरेक्टली कुछ नहीं कर पाया था, और वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पर पाकिस्तान कंट्री को अंदर कंट्रीज़ का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था, स्पेशली यूएसए और गल्फ कंट्रीज़ का। लेकिन अब क्योंकि इंडिया उस टाइम पर पाकिस्तान से अपने आप को डायरेक्टली प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए इंडिया ने स्टार्ट किया मिशन धुरंधर को। और पूरी मूवी के अंदर हम इसकी स्टार्टिंग होती है 30 दिसंबर ईयर 1999 से। मूवी के इस पहले सीन से अंदर हम अजय सान्याल से मिलते हैं, जो कि इस टाइम पर इंडिया के इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर होते हैं। एंड इस कैरेक्टर को मूवी के अंदर प्ले किया गया है एक्टर आर माधवन के द्वारा। इस टाइम पर इंडिया से एक उड़ने वाली फ्लाइट जो कि अफगानिस्तान जा रही थी, वे जैसे ही अफगानिस्तान के अंदर एयरपोर्ट पर पहुंचती है, वैसे ही जैश ए मोहम्मद नाम का एक पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप इसे हाईजैक कर लेता है और इसे प्लेन के अंदर जितने भी इंडियन सिविलियंस होते हैं उन सबको हॉस्टेज बना लिया जाता है। एंड उनकी ये डिमांड होती है कि वे इंडियन सिविलियंस को तभी छोड़ेंगे जब उनके साथी टेररिस्टों को रिलीज किया जाएगा, क्योंकि इससे कुछ टाइम पहले इंडिया ने कई सारे आतंकवादियों को पकड़ा होता है और ये हाईजैक बेसिकली उन सबको छुड़वाने के लिए होता है। अब यहाँ पर इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए इंडिया इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर यानी कि अजय सान्याल इस टाइम के रो चीफ, फॉरेन मिनिस्टर और इवन प्राइम मिनिस्टर सभी उनके आगे झुक जाते हैं और आतंकवादियों की सारी शर्तें मानकर सिविल को छुड़ा लेते हैं। यह होने के लगभग 2 साल बाद यानी कि 13 दिसंबर 2000 ईयर 13 दिसंबर 2001 को एक और बड़ी घटना होती है। इस दिन हम ये देखते हैं कि दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस के बाहर एक एम्बेसडर कार में बैठकर 5 आतंकवादी आते हैं और वो फुल स्पीड में पहले तो बैरिकेडिंग तोड़ते हैं एंड फिर पार्लियामेंट के अंदर घुसकर अपने वेपन से आसपास के सारे पुलिस ऑफिसरों को मार देते हैं। और फिर उसके बाद तो पूरे पार्लियामेंट के अंदर हाहाकार मचा देते हैं। हालांकि इसी टाइम पर वहाँ पर अजय सन्याल आ जाते हैं एंड वो अपनी टीम के साथ मिलकर उन सारे आतंकवादियों को ख़त्म कर देते हैं। और जब ये सब होने के बाद इंडिया वाले इस सारे मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस एंड यूएस के सामने उठाते हैं, तब किसी तरह की वो हेल्प नहीं करते और ना ही पाकिस्तान के खिलाफ अंदर कंट्रीज इंडिया का साथ देती। और उस टाइम पर यूएसए से लेकर बाकी सारी बड़ी कंट्रीज, इवन गल्फ की सारी कंट्रीज भी पाकिस्तान के सपोर्ट में होती है और इसीलिए पाकिस्तान के मल्टीपल अटैक्स करने के बाद भी इंडिया उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाता है। लेकिन अब मानो पानी सर से ऊपर जा चुका था और अब इसलिए इस पार्लियामेंट अटैक के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर यानी कि अजय सेनियाल, रॉ के डायरेक्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ऐसे बाकी
सारे लोग मिलकर एक हाई लेवल की मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग के अंदर यह तय किया जाता है कि अब पाकिस्तान को अंदर से वीक करना और इंडिया को उससे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, एंड वो तरीका है मिशन धुरंधर। मिशन धुरंधर ये बेसिकली इंडिया का एक ऐसा मास्टर प्लान है जिसका इस्तेमाल करके इंडिया वाले अपने एक सबसे काबिल एजेंट को पाकिस्तान के अंदर भेजेंगे और फिर उसके इस्तेमाल से पाकिस्तान को इंटरनली वीक करेंगे। और फिर इसलिए जैसे इस मीटिंग में मिशन धुरंधर को मंजूरी मिलती है वैसे ही मानो ये मिशन स्टार्ट कर दिया जाता है। अब इसके बाद ही ये सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन के अंदर अफगानिस्तान में रणवीर सिंह को देखते हैं और हमें पता लगता है कि रणवीर सिंह ही इंडिया का वो एजेंट है जो कि इस मिशन धुरंधर को पाकिस्तान में ऑपरेट करेगा, यानी कि वही धुरंधर है। इस मिशन के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं रणवीर सिंह जो कि इंडिया के एजेंट है, तो उसका नाम रखा जाता है हमजा अली, और इस हमजा अली को सबसे पहले अफगानिस्तान भेजा जाता है। देन उसके बाद वो अपनी आइडेंटिटी एक बलूचिस्तान वाले की बनाता है और उसके जरिए पाकिस्तान में एंटर होता है। अब अगर हम अभी बलूचिस्तान के बारे में नहीं जानते तो पहले बलूचिस्तान की बेसिक चीज़ें समझनी है। बलूचिस्तान बेसिकली वह रीजन है जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के बीच में पड़ता है। और इसी बलूचिस्तान के अंदर काफ़ी सारे रेबल्स हैं जो कि हर टाइम अपने आप को पाकिस्तान से आज़ाद करने की कोशिश करते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में बलूचिस्तान के बलूच रेबल्स एंड पाकिस्तान की मिलिट्री और आईएसआई इनके बीच हमेशा लड़ाई करती है। और इस लड़ाई और झड़प के अंदर आईएसआई और पाकिस्तान मिलिट्री वाले एक दिन बलूचिस्तान के रेबल्स को मारते रहते हैं। और मैंने आपको ये पहुंचने के बाद रणवीर सिंह यानी कि हमजा अली एक बलूचिस्तान का बलोच रेबल बनकर अंदर आया, एंड मूवी में उसकी ये बलोच वाली आइडेंटिटी उसके मिशन में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करने वाली है। अब रणवीर सिंह यानी कि हमजा अली जैसे ही पाकिस्तान के अंदर एंटर होता है वैसे ही वो एंटर होते ही सीधा कराची में आता है, और कराची के अंदर भी वो सीधा कराची के अंदर वो लियारी में आता है और ये काफ़ी पॉपुलर टाउन है। रणवीर सिंह जैसे ही लियारी टाउन के अंदर आता है वैसे ही वहाँ पर एक इंडिया के दूसरे एजेंट से मिलता है। एजेंट काफ़ी सालों से यहाँ पर एक जूस की दुकान चला रहा होता है और उस एजेंट के साथ यहाँ पर 2-3 एजेंट और थे जो कि सब मिलकर काम किया करते थे और यहाँ से मिलने वाली सारी इन्फॉर्मेशन वो इंडिया तक पहुँचाते थे। लेकिन अब ये सब लोग धुरंधर मिशन को पूरा करने के लिए हमजा की हेल्प करेंगे। अब यहाँ पर जब हमजा इस पूरे एजेंट से मिलता है यानी कि जो कि पाकिस्तान में यहाँ पर जूस की दुकान चला रहा है, तब उससे मिलने के बाद वो हमजा की हेल्प करता है और उसने बेसिकली सालों से इस पूरे टाउन के बारे में क्या क्या जानना है वो सारी बातें हमजा को बताता है। वो हमजा को बताता है कि हमने इस पूरे मिशन के लिए पाकिस्तान के इस लिया टाउन को इसलिए चुना है क्योंकि ये पूरा लियारा टाउन अपने आप में एक अलग ही साम्राज्य है और इसलिए जो इस पूरे लियारी को रूल करता है उसका राज पूरी कराची पर होता है और जो पूरे कराची को रूल करता है उसका राज पूरे पाकिस्तान पर होता है। एंड इसलिए लियारी पर जिसकी पकड़ रहेगी वो पूरे पाकिस्तान पर पकड़ बना के रखेगा। वह एजेंट रणवीर सिंह को यानी कि हमजा को यह बताता है कि इस पूरी लियारी के अंदर टोटल 3 डॉन है। 3 दिन इन 3 डॉन का नाम है अरशद पप्पू, बाबू डकैत और तीसरा रहमान डकैत, जिसे रहमान बलोच भी कहा जाता है। और वो इसलिए क्योंकि ये तीसरा डॉन यानी कि रहमान बलोच एक बलूचिस्तान फैमिली से बिलोंग करता है और इसलिए रहमान बलोच बलूचिस्तान के लोगों को सपोर्ट करता है और हमेशा उन्हीं के हक की बात करता है। बाकी जो रहमान बलूच हैं जिसे रहमान डकैत भी कहा जाता है वो दूसरे डॉन यानी कि बाबू डकैत का नाजायज़ बेटा होता है, लेकिन बड़े होकर जैसे ही रहमान डकैत को ये पता लगता है बाबू डकैत उसका नाजायज़ बाप है, वैसे ही उसने अपनी मदर को ही जान से मार दिया। बाकी इस पूरी तैयारी लियारी टाउन के अंदर जो रहमान डकैत है वो पूरे 1/3 हिस्से को रूल करता है और बाकी बचे हुए 2/3 हिस्से को रूल करते हैं बाबू डकैत और अरशद पप्पू। और रहमान डकैत से निपटने के लिए बाबू डकैत और अरशद पप्पू दोनों मिलकर काम करते हैं। अब यहाँ लियारी के अंदर हमजा का यह प्लान होता है कि अब क्योंकि वो एक बलूच बनकर आया है इसलिए वो रहमान डकैत की गैंग में घुसेगा और गैंग में घुसने के लिए उसे बहुत ही जल्दी मौका भी मिलने वाला है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि रहमान डकैत के 2 बेटे हैं, एक बेटा 8 से 10 साल का है और दूसरा बेटा 19-20 साल का यानी कि 19 से 20 साल का हो। जो रहमान डकैत है बड़ा बेटा है, इसके दोस्त की कुछ दिन बाद शादी होने वाली है और अब क्योंकि शादी में रहमान डकैत का बेटा शामिल होने वाला है इसलिए अरशद पप्पू और बाबू डकैत का यह प्लान है कि वो अपने आदमियों को भेजकर रहमान डकैत के बड़े बेटे को जान से मार देंगे।
अब इंडिया के एजेंट इस बारे में सब कुछ जान जाते हैं और इसलिए उन्हें यह पता होता है कि कुछ दिनों बाद होने वाली शादी में रहमान डकैत के बड़े बेटे को मारा जाएगा और फिर इसलिए हमजा और बाकी एजेंट्स ये प्लान करते हैं कि वो लोग उसी फायरिंग के अंदर रहमान डकैत के बड़े बेटे की जान बचाएंगे और ये चीज़ देखकर रहमान डकैत के सामने हीरो बन जाएंगे, यानी कि ऐसा करके वो लोग रहमान डकैत का भरोसा जीत लेंगे और उसकी गैंग में बड़े आराम से शामिल हो जाएंगे। अब इसके बाद जिस दिन शादी होती है उस दिन हमजा और बाकी सारे एजेंट उसी शादी के अंदर वेटर का काम करते हैं, क्योंकि उन्हीं की दुकान का वो पर खाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है और फिर इसलिए उसके कुछ टाइम बाद ही रहमान डकैत के बेटे की एंट्री होती है। लेकिन हमजा और बाकी एजेंट्स यह देखते हैं कि वहाँ पर रहमान डकैत का बेटा एक बल्कि वहाँ पर अपने छोटे भाई को भी लाया होता है और इसलिए हमजा और बाकी एजेंट्स ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि अब जो फायरिंग होने वाली है उसमें दोनों बेटों को कैसे बचाया जाए। हालांकि उनके इतना सोचते ही वहाँ पर कई सारे गनमैन आ जाते हैं जो कि एक्चुअली में बाबू डकैत और अरशद पप्पू के आदमी होते हैं और वहाँ पूरी शादी के अंदर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हमजा और उसके एजेंट्स मिलकर रहमान डकैत के दोनों बेटों को बचा लेते हैं, लेकिन तब भी एट द एंड वो सारे गुंडे मिलकर रहमान डकैत के बड़े बेटे को गोलियों से छन्नी कर देते हैं और उसे जान से मार देते हैं। अब ये देखकर हमजा और बाकी एजेंट्स को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उनका पूरा मिशन फेल हो चुका था, क्योंकि उनको तो प्लान की यह थी कि रहमान डकैत के बड़े बेटे पर जब हमला होता वो लोग उसे अपने से बचा ले और रहमान डकैत के सामने भरोसा जीत ले। लेकिन यहाँ पर वो लोग रहमान डकैत के बड़े बेटे को बचाने में फेल हो चुके हैं। लेकिन अब इसके बाद भी हमजा हार नहीं मानता और वो नया तरीका निकालता है। अब एक्चुअली में उसने छोटे बेटे की जान तो बचाई होती है, अब इसलिए वो छोटे बेटे के सामने यह तमाशा करता है कि वो बड़े बेटे की जान बचाने की कोशिश कर रहा है। वो जल्दी से बड़े बेटे की लाश को उठाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है एंड डॉक्टर्स के सामने चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से वो लोग इसका इलाज कर दें, लेकिन उसकी जान चली जाती है। अब रहमान डकैत को जैसे इस बारे में पता लगता है वैसे ही वो अपने आदमियों के साथ सीधा हॉस्पिटल आता है और हॉस्पिटल आकर वो सबसे पहले अपने छोटे बेटे से मिलता है, जिसके बाद ही उसका छोटा बेटा उसे सारी कहानी समझाते हुए कहता है कि जब उसके और उसके बड़े भाई पर हमला हुआ था तब हमजा नाम के इस आदमी ने हम दोनों को जान बचाने की कोशिश की और बड़े भाई की गोली लगी तो यही हॉस्पिटल भी लाया। इन बातों को सुनने के बाद रहमान डकैत पहले तो अपने बेटे की लाश देखता है और उसे देखकर काफिर हो जाता है, रोने लगता है। लेकिन फिर उसके बाद वो हमजा से मिलता है और अपने छोटे बेटे की जान बचाने के लिए उसे शुक्रिया अदा करते हुए कुछ पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन हमजा पैसे लेने से मना कर देता है। वो रहमान डकैत से कहता है कि वो उसे अपना हीरो मानता है, असल में वो भी रहमान डकैत की तरह एक बलूच है और जिस तरह से रहमान डकैत बाकी सारे बलूचों के हक के लिए खड़ा होता है वो देखकर हमजा को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और वो इसलिए वो भी रहमान डकैत की गैंग में आना चाहता है और उसके साथ काम करना चाहता है। अब हमजा ने अब तक जो भी कुछ किया था उससे उसने रहमान डकैत पर भरोसा तो जीत लिया था, साथ ही उसने पैसे ना ले रहकर रहमान डकैत का ये भी दिखा दिया कि उसे पैसों का कोई लालच नहीं है एंड अब इसलिए रहमान डकैत हमजा को गैंग शामिल कर लेता है और धीरे धीरे करके अपने गैंग की सारी जानकारी देने लगता है। लेकिन अब यहीं पर ही रहमान डकैत ये प्लान करता है कि अब वो बाबू डकैत को जान से मार देगा, क्योंकि उसी के आदमियों ने उसे बड़े बेटे की जान ली है। लेकिन रहमान डकैत कुछ करता है उससे पहले यहाँ हम ये देखते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर रहमान डकैत से मिलने के लिए टाउन पॉलिटिशियन आता है। वो पॉलिटिशियन बेसिकली वहाँ का एमपी एमएलए टाइप का होता है। अब इस पॉलिटिशियन ने इस पूरे लियारा टाउन के अंदर रहमान डकैत को अपना सपोर्ट दिया होता है। यहाँ पर आकर रहमान डकैत के बेटे की लाश देखता है और रहमान डकैत को भरोसा देता है कि उसे उसके साथ वो रहमान डकैत को ये भी समझाते हुए कहता है कि अभी इलेक्शन बहुत पास आने वाले हैं, इसलिए अभी वो कोई भी कदम ना उठाए, बाबू डकैत के ऊपर कोई अटैक ना करे, क्योंकि ऐसा करने की वजह से इलेक्शन में वो हार सकता है और इसलिए इलेक्शन में वो हार गया तो फिर रहमान डकैत का भी काफ़ी नुकसान होगा। अब दोस्तों ये बोलकर वो पॉलिटिशियन रहमान डकैत को रोक तो देता है, लेकिन फिर उसके बाद ये रहमान डकैत हर रोज़ अपने आप में ही जलने लगता है और वो ही सोचने लगता है कि वो कैसे अपने बेटे की मौत का बदला लेगा। अब ऐसे ही एक दिन गुस्से में आकर रहमान डकैत अपने सारे आदमियों को बिठाता है, उससे हमजा भी शामिल होता है और फिर वो उन सब से कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें बाबू डकैत से बदला लेना चाहिए या फिर नहीं। ये बात सुनकर रहमान डकैत के सारे आदमी उससे रुकने के लिए कहते हैं और वो रहमान से कहते हैं कि इलेक्शन होने दिया जाए, उसके बाद ही कोई कदम उठाया जाए, क्योंकि उनके लिए इलेक्शन जीतना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो लोग इस टाइम पर कुछ भी करते हैं तो इलेक्शन में उनकी हार हो सकती है, यानी कि उनके नेता की हार हो सकती है, जिस वजह से ना सिर्फ उनका सपोर्ट छीनेगा बल्कि उनकी
फाउंडिंग भी रुक जाएगी। इन सब की बात सुनने के बाद हमज़ा से पूछता है कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए। तो हमज़ा सबसे पहले जवाब देता है और रहमान डकैत के कहता है कि अगर मैं आपकी जगह होता मैं अपने बेटे की मौत का बदला ज़रूर लेता है। असल में बाबू डकैत ने इस टाइम पर जो भी कुछ किया वो उसने सोच समझ कर किया है। उसने इलेक्शन के ठीक पहले अपने बेटे की जान ली है ताकि आप ये सोच कर बैठ जाएं कि इलेक्शन आने वाले हैं और आप उन पर हमला ना करें। लेकिन मैं कहूँ तो यही आपकी भूल होगी, क्योंकि एक्चुअली में इस टाइम पर वो बेफिक्री होगा और उसे अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आप उस पर हमला कर सकते। इसके साथ ही रही बात इलेक्शन की जीतने की, तो अगर आप उस पर हमला नहीं करते हैं तो इलेक्शन तो आप वैसे भी हार जाएंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि आपके बेटे की जान लेकर आपको इस तरह इलेक्शन तक चुप बिठाकर उसने ये साबित कर दिया कि बाबू डकैत रहमान डकैत से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और रहमान डकैत के अंदर अब कोई पावर नहीं बची। और इसलिए अगर आप मेरी माने तो आपको बाबू डकैत को इसी टाइम पर ख़त्म कर देना चाहिए, जिससे कि ना सिर्फ आपका बदला पूरा होगा बल्कि पूरी लियारा के अंदर ये मैसेज जाएगा कि इस पूरे रीजन में रहमान डकैत के ऊपर कोई भी नहीं है। अब रहमान डकैत हमज़ा की इस बात से एग्री होता है और इसलिए वो ये प्लान करता है कि अब वो बाबू डकैत एंड उसकी पूरी गैंग पर अटैक करेगा और उन सबको ख़त्म करेगा। और ये पूरी प्लानिंग करने लगते हैं कि किस तरह से ये पूरा किया जाए। फिर वो एक एक करके सभी को मारने लग जाते हैं। और रही बात बाबू डकैत की, तो उसे हमज़ा रहमान डकैत और रहमान डकैत का खास आदमी जो कि उसका कज़न भी होता है जिसका नाम उज़ैर होता है, वो सब मिलकर उसे ख़त्म करने हैं, जिससे कि वो सब लोग बाबू डकैत को टक्कर मार के नीचे गिराते हैं और फिर उससे रहमान डकैत बाबू डकैत को लोहे से पीट पीट कर जान से मार देता है। फिर इस तरह से रहमान डकैत अपने बेटे की मौत का बदला लेता है। अब इसके बाद ही इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में हम ये देखते हैं कि उसे पूरे इलेक्शन के अंदर इस पॉलिटिशियन की जिसका नाम जमील जमाली है वो पूरी बहुमत के साथ जीत जाता है। लेकिन जब पॉलिटिशियन जमील जमाली की जीत होती है और उसे उसकी विक्ट्री स्पीच के लिए बुलाया जाता है, तब उस टाइम पर पब्लिक को देखकर वो ये समझ जाता है कि लियारी की जितनी भी जनता है वो उससे ज़्यादा रहमान डकैत को पसंद करती है। और इसलिए अगर वो कल को रहमान डकैत पॉलिटिक्स में आ गया तो फिर उसकी कुर्सी खतरे में आ सकती है। अब रहमान डकैत इस टाइम पर काफ़ी ऊपर आ चुका था क्योंकि उसने अपने दो दुश्मनों में से एक बाबू डकैत को ख़त्म कर दिया था। अब पूरे लियारी का सबसे बड़ा डॉन बन चुका था और साथ ही साथ उसकी पॉपुलैरिटी भी इस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि वो बड़े आराम से अब नेता भी बन सकता था। इसके बाद ही रही बात हमज़ा की, तो अब हमज़ा रहमान डकैत का सबसे खास बन चुका था। लेकिन हमज़ा जो कि अपने मिशन पर था, उसे हम यह देखते हैं कि वो पॉलिटिशियन जमील जमाली के इसी विक्ट्री स्पीच के मौके पर उसकी बेटी से मुलाकात करता है और वो धीरे धीरे करके उसे इम्प्रेस कर लेता है, क्योंकि हमज़ा ये जानता था कि पॉलिटिशियन जमील जमाली की जो बेटी है वो उसके मिशन में उसके काफ़ी काम आ सकती है। इन सब के बाद पॉलिटिशियन जमील जमाली की जिस बात पर डर होता है वो होता है, यानी कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने फ़ायदे के लिए जो अब तक जमील जमाली को सपोर्ट किया करते थे वो अब रहमान डकैत से मुलाकात करते हैं और फिर उसे सपोर्ट करते हैं और ये बात करके रहमान डकैत से मुलाकात करते हैं और उसे सपोर्ट करने की बात करते हैं, क्योंकि अब पूरे लियारी के अंदर रहमान डकैत से ज़्यादा पकड़ और किसी की मजबूत नहीं है। पॉलिटिशियन जमील जमील की भी नहीं है। लेकिन जैसे ही जमील जमाली को यह बात पता लगती है वैसे ही उसने अपने रहमान डकैत के लिए बहुत ज़्यादा नफरत भर जाती है। वह कुछ भी करके रहमान डकैत को दबाने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद ही रहमान डकैत और इन दोनों बिजनेसमैन की मीटिंग फिक्स होती है, जहां पर हम ये देख पाते हैं कि बड़े बिजनेसमैन भाई जिन्हें कहा जाता है खन्नानी ब्रदर्स, ये दोनों एक्चुअली में पाकिस्तान में काफ़ी उल्टे सीधे काम करते हैं और इन तरीक़ों से काफ़ी पैसा कमाते हैं, जैसे कि हवाले के ज़रिए ब्लैक मनी को वाइट करना और फेक इंडियन नोट्स को छापकर इंडिया में सप्लाई करना। इन सब के बीच भी हम ये भी नोटिस करते रहते हैं कि रणवीर सिंह हैं, यानी कि हमज़ा, जो अपने बाकी सारे एजेंट्स के साथ मिलकर जो भी बड़ी जानकारी मिलती थी उसे इंडिया में पहुंचाते थे। अब उसे सबसे बड़ी जानकारी ये मिली होती कि पाकिस्तान के दोनों बिजनेसमैन भाई यानी कि खन्नानी ब्रदर्स इंडियन के फेक 500 1000 को नोट्स को छापकर इंडिया में सप्लाई करते हैं और इंडिया की करेंसी को वीक करके इंडिया को नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि इसके बाद अगले सीन में हम ये देखते हैं कि रहमान डकैत हमज़ा, उज़ैर और अपने कुछ खास आदमियों के साथ मिलकर खन्नानी ब्रदर्स से मीटिंग करने आता है, जहां पर खन्नानी ब्रदर्स उसे मिलवाते हैं आईएसआई के हेड से। ये एक्चुअली में आईएसआई का एक बहुत ही बड़ा एजेंट होता है जिसका नाम होता है मेजर इकबाल। और
इस मेजर इकबाल को मूवी के अंदर प्ले किया है अर्जुन रामपाल ने। एंड इसी मीटिंग के दौरान उससे कहता है कि उसे बहुत सारे बंदूक चाहिए, लेकिन वो बताता है कि उसे सारे वेपन्स में रशिया और अमेरिका मेड्स वेपन को लेना है। उन वेपन्स में अपने देश के टेररिस्ट ग्रुप को देगा और उन्हें टेररिस्टों के जरिए इंडिया के अंदर टेरर को बढ़ावा देगा, जैसे कि सिविलियंस को मारना, बम ब्लास्ट करना और इस तरह के बाकी सारे काम। अब इस मीटिंग में बैठे हुए सभी लोगों को यह पता होता है कि इस तरह के सारे रशियन और अमेरिका मेड उन सबको बलूचिस्तान से मिल सकता है, क्योंकि बलूचिस्तान के हेड के पास ये सारे वेपन्स का एक्सेस है। लेकिन अब क्योंकि आईएसआई के और बलूचिस्तान के रेबल्स के बीच हमेशा दुश्मनी रहती है और वो आए दिन बलूच रेबल्स को मारते रहते हैं, इसलिए आईएसआई डायरेक्टली उनकी डील नहीं कर सकता। और इसलिए आईएसआई का मेंबर इकबाल ये चाहता है कि रहमान डकैत उनके लिए बलूच रेबल्स से डील करे और वह सारे वेपन्स लाकर उन्हें दे। बदले में वो जितना पैसा बोलेगा वो उन्हें देंगे। और रहमान डकैत भी इसलिए क्योंकि रहमान डकैत खुद ही एक बलूच था। वो अपनी गैंग में बलूचों को रखता था और साथ ही साथ वो बलूच रेबल्स के लिए काफ़ी काम करता था। एंड इसलिए जितने भी बलूचिस्तान के बलूच रेबल्स हैं वो सभी रहमान डकैत को एक मसीहा की तरह देखते हैं और उससे काफ़ी सम्मान करते हैं, जैसे वजह से वो रहमान डकैत को वो लोग वेपन्स के लिए कभी मना नहीं करेंगे। अब रहमान डकैत इस डील को हाँ कर देता है, जिसके बाद ही रहमान डकैत अपने आदमियों के साथ मिलकर सीधा बलूचिस्तान जाता है और वहाँ पर बलूचिस्तान के हेड से मिलता है और उनसे हथियारों के लिए डील कर लेता है। जिसके बाद वो बलूची रेबल्स का हेड भी उन्हें सारे हथियार सप्लाई कर देता है, जिसके बाद बहुत सारे अमेरिकन और रशियन मेड वेपन्स रहमान डकैत के पास आ जाते हैं, जिन्हें वो आगे चलकर सौंपने वाला है आईएसआई के मेजर इकबाल को। हालांकि इस बीच पॉलिटिशियन जमील जमाली से मिलते हैं, जो कि अब पूरी तरह से ये प्लान कर चुका था कि उसे रहमान डकैत को रास्ते से हटाना है, क्योंकि रहमान डकैत की बढ़ती पॉपुलैरिटी और पावर बहुत ही जल्दी उससे उसकी कुर्सी छीनने वाली है। अब ऐसा करने के लिए वो एसपी चौधरी को मिलने बुलाता है और वो हमें यह पता लगता है कि एसपी चौधरी और कोई नहीं बल्कि एक्टर संजय दत्त हैं। यह पता लगता है कि एसपी चौधरी असल में पुलिस में एसपी हैं, लेकिन 5 साल पहले जमील जमाली ने उसे सस्पेंड करवा दिया था और वो भी इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ईमानदार था और वह यह अपने पूरे इलाके में गुंडागर्दी को ख़त्म करके रखता था। लेकिन अब क्योंकि जमील जमाली ये चाहता था कि उसके इलाके में रहमान डकैत मारा जाए और गुंडागर्दी खत्म हो जाए, इसलिए वो एसपी चौधरी को अपने पास बुलाकर उससे कहता है कि उसकी पोस्टिंग फिर से लियारा में कर रहा है ताकि वो रहमान डकैत को ख़त्म कर दे, यानी कि उसका एनकाउंटर करके ये दिखाए कि वो मारा गया। लेकिन एसपी चौधरी जमील जमाली के ऐसा करने से मना कर देता है और इसलिए क्योंकि वो जमील जमाली से कहता है कि लियारी के अंदर जितनी भी पुलिस है वो पूरी की पूरी पुलिस रहमान डकैत की है। जब इसलिए अगर रहमान डकैत को पकड़ने या उसके एनकाउंटर करके पुलिस वालों को लेकर भी जाऊंगा तो वो मेरी पुलिस मुझे ठुकरा देगी, और इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मुझे खुद की टीम दी जाए, जिस टीम के बंदे मैं खुद की चुनूंगा। साथ ही साथ लियारी में मेरा एक खुफिया ऑफिस होना जिसके बारे में किसी को पता नहीं होगा। अगर हम आप ये सब एग्री करते हैं तो मैं पोस्टिंग लेने के लिए हाँ बोलूँगा। पॉलिटिशियन जमील जमाली एसपी चौधरी का शर्त मान जाता है और वो उसे उसकी स्पेशल टास्क फोर्स देता है, जिसकी हेल्प से एसपी चौधरी रहमान डकैत को पकड़ के उसका एनकाउंटर कर सकता है। इनके बाद बीच ये हमजा और जमील जमाली की बेटी की लव स्टोरी चल रही होती है और इसलिए जब एक दिन वो दोनों एक साथ बैठे होते हैं तब उस टाइम पर हमजा हमजी फोटो देख रहा होता है, क्योंकि उसकी पोस्टिंग लियारा टाउन के अंदर फिर से कर दी गई है। लेकिन एसपी चौधरी की फोटो देखकर जमील जमाली की बेटी हमजा से कहती है कि वो इसको पहले से जानता है, क्योंकि यह आदमी उसके फादर से मिलने उसके घर अक्सर आता है। इस बात को सुनते ही हमजा से समझाता है कि कुछ ना कुछ तो इसलिए वो जमील जमाली की बेटी से कहता है कि अगली बार जब भी आए तब उसके बारे में इसे पूरी बात बताए और रिकॉर्ड कर ले। जो सुनकर जमील जमाली की बेटी हमजा का हाँ बोल देती है। अब कहानी आगे हम यह देखते हैं कि रहमान डकैत ने बलूच राइवलरी से जो भी हथियार उठाए थे, उन्हीं जो भी रशियन और अमेरिका मेड हथियार उठाए थे उन सबको ले जाकर आईएसआई को दे देता है और आईएसआई के मेजर इकबाल के हाथों से सौंप देता है। इन हथियारों को लेकर मेजर इकबाल उन सबको ये बताता है कि असल में अब वह इन सारे हथियारों का इस्तेमाल इंडिया में करेगा और ऐसा करने के लिए वो काफ़ी सारे आतंकवादियों को बुलाया और उन सारे हथियारों को उन्हें सौंप देता है। जिसके बाद वो सबके सामने ही बताता है कि अब उनका यह प्लान है कि अब वो बहुत ही जल्द सीधा पानी के रास्ते में इंडिया में घुसे और इंडिया में बहुत ही बड़े बड़े
टेरर अटैक करेंगे, ऐसा अटैक जिसमें इंडिया की पूरी इस तरह से टूट जाएगा। अब इन सभी के बीच बैठकर जैसे हमजा ये सारी बातें सुनता है, वैसे ही वो जल्दी से इंडिया के अंदर ये सारी खबरें भेज देता है, जिसके बाद इंडिया के इंटेलिजेंस वाले इन सारी बातों को जान जाते हैं। लेकिन अब हम उनकी लापरवाही कहें या फिर उनकी इनएफिशिएंसी, वो किसी भी टेरर अटैक को रोकने में नाकाम ही रहते, क्योंकि असल में इस टाइम पर मेजर इकबाल जिस टेरर अटैक को प्लान कर रहा था, टेरर अटैक था साल 2008 में होने वाला 26/11। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया इंटेलिजेंस 26/11 के अटैक को रोकने में फेल हो गई थी। हालांकि इस टाइम पर हमजा अपना काम पूरा करता है और वो इंटेलिजेंस जल्दी से इंडिया भेज देता है, और इंडिया की सारी इंटेलिजेंस टीम को ये बात तो बता ही देता है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान इंडिया में काफ़ी बड़े बड़े टेरर अटैक करवाने वाला है। लेकिन इतने में भी लियारी सिटी के अंदर ये देखते हैं कि पॉलिटिशियन जमील जमाली एसपी चौधरी के जरिए अपना काम करवाना स्टार्ट कर देता है, और वो प्लान स्टार्ट कर देता है रहमान डकैत का एनकाउंटर करने का। ऐसा करने के लिए वो सबसे पहले रहमान डकैत के घर के अंदर जो नौकर होता है उसके ज़रिए रहमान डकैत के छोटे बेटे के खाने में कुछ उल्टा सीधा मिलवा देता है, जिसके खाकर रहमान डकैत के छोटे बेटे की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। और इसलिए रहमान डकैत जल्दी जल्दी अपनी वाइफ के साथ अपने बेटे को गाड़ी में ले जाते हैं और बहुत ही कम आदमियों के साथ सीधा हॉस्पिटल निकल जाता है। और फिर इसी तरह से वो एसपी चौधरी के ट्रैप में फंस जाता है, क्योंकि फिर रास्ते में एसपी चौधरी उसे पकड़ लेता है और वो उसे अरेस्ट करके अपनी गाड़ी में बैठा कर ले जाता है। अब जाहिर है यहाँ पर एसपी चौधरी का यही प्लान था कि दिखाया जाता है कि वो रहमान डकैत को अरेस्ट करके उसे पुलिस थाने ले जा रहा है, लेकिन रास्ते में रहमान डकैत ने भागने की कोशिश की, जिसके रिस्पॉन्स ने उसने रहमान डकैत का एनकाउंटर कर दिया। लेकिन अब इसी बीच सारी खबर हमजा उज्जैर को रहमान डकैत के बागी साथियों को मिलती है, लेकिन खबर जानने के साथ ही हमजा को जमील जमाली की बेटी का फ़ोन आता है, जो कि उसे एक वीडियो भेजकर दिखाती है कि उससे अपने फादर और एसपी चौधरी की बातचीतों को रिकॉर्ड कर लिया है। अब इस वीडियो रिकॉर्डिंग में हमजा यह देखता है कि पॉलिटिशियन जमील जमाली, एसपी चौधरी और अरशद पप्पू तीनों बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, और इस वीडियो के अंदर हमें साफ दिखता है कि पॉलिटिशियन जमील जमाली एसपी चौधरी से कहता है कि तुम रहमान डकैत को पकड़कर उसे एनकाउंटर में जान से मार दो, इस तरह से वो रास्ते से हट जाएगा। बाबू डकैत ऑलरेडी मर चुका है और फिर इसलिए पूरी एरिया अरशद पप्पू का होगा, जिसके बाद से अरशद पप्पू जमील जमाली के हिसाब से काम करेगा, क्योंकि आप सबको ये पता होता है कि अक्सर बहुत से पॉलिटिशियन होते हैं जो कि गुंडों को अपने सपोर्ट में तो रखते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि कोई भी गुंडा उनके ऊपर आ जाए। और क्योंकि रहमान डकैत काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था और वो जमील जमाली के ऊपर जा चुका था, इसलिए जमील जमाली अब उसे रास्ते से हटाना चाहता था एंड अपने आप अरशद पप्पू से करवाना चाहता था। और अब इसलिए रहमान डकैत के मरने के बाद इन तीनों का काम आसान हो जाएगा। जमील जमाली की कुर्सी बची रह जाएगी, अरशद पप्पू को पूरी लियारी का कंट्रोल मिल जाएगा, और एसपी चौधरी जो कि रहमान डकैत को बहुत टाइम से निपटाना चाहता था वो उसे निपटा दे। लेकिन हमजा को जैसे ही ये वीडियो मिलता है, वैसे ही वो वीडियो देखने के बाद जमील जमाली की बेटी को अपने घर जाने के लिए कहता है, और वो उसे अपने घर में बुलाकर उसका फ़ोन बंद करवा देता ताकि वो अपने पिता से कांटेक्ट ना कर पाए। एंड देन इसके बाद ही हमजा जमील जमाली को ये वीडियो भेजता है और वो उसे कहता है कि उसके पूरे प्लान को जान चुका है। अगर उसने रहमान डकैत की डेथ को नहीं रुकवाया, वो उसकी वीडियो वायरल कर देगा और वो न्यूज़ में डाल देगा, जिसके बाद उसकी रेपुटेशन गिर जाएगा और उसकी कुर्सी भी चली जाएगी। अगर ऐसा नहीं चाहता तो वो रहमान डकैत को डेथ को रोके। अब यह सुनकर पॉलिटिशियन जमील जमाली काफ़ी डर जाता है और इसलिए वो एसपी चौधरी को फ़ोन करके कहता है कि वो रहमान डकैत को एनकाउंटर को रोक दे, लेकिन एसपी चौधरी उसकी बात मानने से मना कर देता है एंड वो कहता है कि वो रहमान डकैत को मार कर ही रहेगा। ये बात सुनकर जमील जमाली जल्दी से ये बात हमजा को बताता है, फिर इसलिए हमजा दूसरा तरीका लगाता है एंड वो जमील जमाली से कहता है कि वो उसे एसपी चौधरी का खुफिया ऑफिस बताएगा, क्योंकि जमील जमाली की बेटी के ज़रिए हमजा को उस ऑफिस के बारे में पता चल चुका था। वो जमील जमाली के मुंह से जल्दी से एसपी चौधरी के खुफिया ऑफिस का पता ढूंढता है। वो अपने सारे आदमियों को लेकर सीधा वहाँ पहुँचता है और वहाँ के सारे पुलिस ऑफिसरों को बहुत बुरी तरह से मारता है एंड उन सब के ऊपर पेट्रोल डाल देता है। और फिर वो एसपी चौधरी के वीडियो कॉल करके बताता है कि अभी अगर उसने रहमान डकैत को नहीं छोड़ा तो फिर वो इस ऑफिस में मौजूद 40 से भी ज़्यादा ऑफिसर्स को जान से मार देगा। अब अपने ऑफिसरों को बचाने के लिए एसपी चौधरी रहमान डकैत को छोड़ देता है और वह रहमान डकैत को हमजा के हाथों में सौंप देता है। लेकिन
अब इन सब के बाद वो 3 बात, जिस दिन इंडिया 26/11 का अटैक हुआ था यानी कि 26 नवंबर साल 2008, और इस दिन आईएसआई वाले स्पेशली मेजर इकबाल इंडिया में अपने आतंकवादियों के जरिए इस अटैक को करवा देता है और टीवी पर इस पूरे अटैक को सबको दिखाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही 26/11 के टेरर अटैक को हमजा देखता है, वैसे वो अंदर से बहुत ज़्यादा टूट जाता है, क्योंकि उसने इस अटैक को रोकने के लिए सारी की सारी खबरें इंडिया तक पहुंचाई थी। लेकिन तब भी वह यह देखता है कि इंडिया की इंटेलिजेंस इस अटैक को रोक नहीं पाई और इसके देश को इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, और इसलिए इस अटैक को देखकर हमजा भी अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन फिर इसके बाद ही वो इतने ज़्यादा गुस्से में आता है कि अब वो ये ठान लेता है कि अब वो कुछ भी करके इन सबको ख़त्म करेगा। अब वो इस पूरी लियारी का कंट्रोल अपने हाथ में लेगा एंड पूरे पाकिस्तान को अपने घुटनों पर लाकर खड़ा करेगा। लेकिन जाहिर सी बात थी, हमजा ऐसा काम बोल से नहीं बल्कि अक्ल से कर सकता है, और अब इसलिए सबसे पहले प्लान बनाता है रहमान डकैत को रास्ते से हटाने का एंड पूरी लियारी को कंट्रोल करने का। अब ऐसा करने के लिए पॉलिटिशियन जमील जमाली से मिलता है एंड वो उससे कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम रहमान डकैत को रास्ते से हटाना चाहते हो, और अब बात यह है कि इस काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हमजा जमील जमाली से कहता है कि तुम्हारी बेटी मुझसे प्यार करती है, इसलिए तुम उससे मेरी शादी करवा दो, जिसके बाद मैं तुम्हारा दामाद बन जाऊंगा। फिर तुम्हारा दामाद बनने के बाद हम लोग सब मिलकर रहमान डकैत को रास्ते से हटा देंगे और उसे जान से मार देंगे, जिसके बाद पूरी लियारी पर मेरा कंट्रोल होगा। और अब क्योंकि मैं तुम्हारा दामाद हूँ, इसलिए मेरे ज़रिए तुम्हारा कंट्रोल होगा। यानी कि अगर पावर अभी भी है तो वो हमारे परिवार में आएगी, यानी कि तुम्हारे हाथ में। अब पॉलिटिशियन जमील जमाली को हमजा की ये बात ठीक लगती है और इसलिए उसे अपनी बेटी की शादी करवाता है, उसे अपना दामाद बनाता है एंड फिर उसके और एसपी चौधरी के साथ मिलकर यह प्लान बनाता है कि अब वो सब लोग मिलकर रहमान डकैत को रास्ते से हटाएंगे। अब इसके अगले सीन में हम देखते हैं आईएसआई का मेजर इकबाल रहमान डकैत से और भी कई सारे वेपन्स मंगवाता है एंड इसलिए वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग वेपन्स को बहुत ही जल्दी उन्हें सौंप देंगे। लेकिन अब जिस दिन उन्हें वेपन्स की डिलीवरी लेनी होती है, वो उसी दिन रहमान डकैत को एक पानी के डैम का उद्घाटन करना होता है और इसलिए वो उद्घाटन करने जाता है एंड उसी बीच डिलीवरी के लिए हमजा, उज्जैर और बाकी सारे साथियों को भेज देता है, जिस वजह से आज के दिन रहमान डकैत के साथ पूरी बहुत ही कम लोग रह जाते हैं और इसलिए आज यह दिन हमजा के लिए परफेक्ट होता है रहमान डकैत को मरवाने के लिए। और इसलिए वो एसपी चौधरी से बोलकर रहमान डकैत की पूरी फील्डिंग सेट करता है और रहमान की गाड़ी को में बिठाकर जंगल के रास्ते सीधे सुनसान सड़क पर ले जाता है। अब एक ही दिन इतनी सारी अजीब चीज़ों को देखकर रहमान डकैत को डाउट हो जाता है और इसलिए वह हमजा से गाड़ी रोकने के लिए कहता है एंड उसके साथियों को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन हमजा उसकी बात नहीं मानता और वो गाड़ी कंटिन्यूअसली चलाता है, जिससे देखकर रहमान डकैत ये समझ जाता है कि वो उसे धोखा दे रहा है और वो हो ना हो उसे मरवाना चाहता है, जिस वजह से रहमान डकैत चलती गाड़ी में हमजा के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी हमजा किसी तरह से गाड़ी को आगे ले जाता है और गाड़ी को ठोक देता है एंड खुद गाड़ी से निकल कर भाग जाता है, जिसके बाद ही एसपी चौधरी एंड उसकी पूरी टीम, टास्क फोर्स की टीम वहाँ पर आती है और वो रहमान डकैत एंड उसके सारे के साथियों आदमियों पर अटैक कर देते। लेकिन इस शूट आउट के बाद भी रहमान डकैत जल्दी से भागते हुए जंगल में घुस जाता है और सीधा हमजा के पीछे जाता है ताकि वो उसे मार सके, अपना बदला ले सके। इधर इतने में हम देखते हैं कि एसपी चौधरी की पूरी टीम मिलकर रहमान डकैत के साथियों को जान से मार देती है और फिर इसलिए एसपी चौधरी हमला करते ही डकैत के पीछे जाने की सबके आगे हमजा, उसके पीछे रहमान डकैत और रहमान डकैत के पीछे एसपी चौधरी। जिसके बाद ही जंगल में हम ये देखते हैं कि एसपी चौधरी और रहमान डकैत की भीड़ हो जाती है और भिड़ंत के बीच ही हमजा वहाँ पर आता है। उसके बाद ही वो दोनों मिलकर रहमान डकैत पर भारी पड़ते हैं और एट द एंड एसपी चौधरी रहमान डकैत के गले में गोली मारता है और फिर यहीं पर हमें यह भी पता लगता है एसपी चौधरी ने रहमान डकैत के सर की बजाय उसके गले पर वो भी साइड में गोली क्यों मारी। इसी टाइम पर एक फ्लैशबैक आता है कि जिस फ्लैशबैक में यह पता दिखाता है कि प्लानिंग के टाइम पर हमजा ने एसपी चौधरी से यह कहा था कि अब वो लोग रहमान डकैत को पकड़ कर लेंगे और उसे मारने वाले होंगे, तब एसपी चौधरी को उसे गोली तो मारनी है लेकिन मेक श्योर करना है कि गोली लगने के बाद भी रहमान डकैत आधे 1 घंटे तक जिंदा रहे। वो किस लिए वो हमें आगे पता लगता है। एक्चुअली में जैसे रहमान डकैत के गले में गोली लगती है वैसे ही हमजा अपना प्लान स्टार्ट करता है और वो रहमान डकैत को अपने कंधे पर डालता है और रास्ते में एक
रिक्शा को रोककर सीधा हॉस्पिटल जाता है। वो रिक्शा वाले के सामने ऐसा दिखाता है कि रहमान डकैत को एसपी चौधरी ने गोली मारी और वो यानी कि हमजा उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ वो रास्ते में ही उज़ैर को भी फ़ोन कर देता है। वो सारे साथियों को भी यही कहानी सुनाता है कि एसपी चौधरी ने भाई को गोली मार दी और मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। उसके बाद वो उसे हॉस्पिटल लेकर पहुँचता है, लेकिन एज ऑफ कोर्स हॉस्पिटल पहुँचते ही रहमान डकैत की जान चली जाती है। लेकिन यहाँ पर हमज़ा का प्लान पूरी तरह से कामयाब रहता है, क्योंकि इसके आगे सारे न्यूज़ चैनल पर यही न्यूज़ चलती है कि एसपी चौधरी ने रहमान डकैत को गोली मार दी और हमज़ा ने उसकी जान बचाने की कोशिश की। और फिर ये चीज़ देखकर हमज़ा पूरे लियारी सिटी के अंदर हीरो बन जाता है और वो किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगने देता कि उसने खुद नहीं रहमान डकैत को मरवाया है। अब ये मूवी जहाँ पर हमें फिर से इंडिया की सीन दिखाया जाता है और हमें ये पता लगता है आखिरकार हमज़ा है तो है कौन। फिर हम ये जानते हैं कि हमज़ा का असली नाम जसक्रीत सिंह रंगी है, जो एक ऐसा आदमी है जो कि अपनी पूरी फैमिली को खो चुका है एंड उसे खुद को भी फांसी की सज़ा होने वाली है। फिर उस टाइम पर ही आईबी का डायरेक्टर यानी कि अजय सिंघल उसे बोलता है और उसे देश के काम आने का मौका देता है, जिसे जसरत सिंह हमज़ा अपना लेता है और फिर वो इंडिया का एजेंट बन के पाकिस्तान के अंदर मिशन धुरंधर को पूरा करता है। लेकिन अब ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है, बट मूवी के ख़त्म होने के साथ ही हमें ये बताता है कि अभी ये मूवी तो ख़त्म है बट इस मूवी की स्टोरी नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगले साल के मार्च महीने के अंदर इस मूवी के सेकंड पार्ट आएगा एंड उसी के अंदर इस धुरंधर की पूरी स्टोरी ख़त्म होगी। बाकी आपको इस मूवी स्टोरी किस तरह से ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ये पूरी मूवी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं इसी तरह के शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।